घटना हुई उस टाइम तो मोहल्ला पूरा खाली कर दिया था पैसा। सीबीआई की हत्या कर रहे हो आप, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो आप न्यायपालिका की हत्या। हल्का था कि 40 के 40 आरोपियों को बरी कर दिया गया, तो पुलिस ने इस मुकदमे को क्यों दर्ज किया? नेतृत्व जो है वो गुलाम बैठा है, कोई विधानसभा में, कोई संसद के अंदर, कौन बोला? दंगावास प्रकरण में लगातार जनता का विरोध देखने को मिल रहा है। 12 अगस्त के दिन लगातार विरोध करने के लिए जयपुर में तमाम लोग पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर पब्लिक का सवाल यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता कहाँ है। अगर इन दोनों के अलावा केवल यहाँ पर राजेंद्र गुढ़ा है, उनको दिखा गया है, और उनके साथ में उनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद है। खैर, गुढ़ा साहब से तो हमने बात कर ही ली है, अब उनके बेटे से बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी दंगावास प्रकरण के जो पीड़ित थे उनके पास मुलाकात की है, नहीं की है, यहाँ पर आए हैं, क्या बात वो कहेंगे। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि सबसे पहला सवाल यही उठेगा कि आपके पापा भी यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, तो क्या आपने दंगावास प्रकरण के जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात की? जी, मैं तो उस समय छोटा था जब ये घटना हुई। फिर 2015 में जब ये सारी घटना हुई उस टाइम तो मोहल्ला पूरा खाली कर दिया था पैसा, सबको भगा दिया था घर से, और लोग खड़े हो गए थे कि कोई इनकी मदद करने आगे तो मार देंगे। उस जमाने में इनके जो 5 लोग जो मौके पे खत्म हुए उस लड़ाई के अंदर, उनको तो हैंड टू हैंड इनका दाह संस्कार करवा दिया था। उसके बाद में जो लोग वहाँ अजमेर भर्ती थे उनमें से घायल खत्म हो गए थे, घायल लोग खत्म हो गए थे, उस बॉडी को लेके बैठे थे, तब जाके सीबीआई जांच मिली थी। और उस टाइम पर भी जो लोग बैठे थे उसमें, उन सब ने हमें वहाँ बताया, वहाँ जाकर, कि साहब उस टाइम पर भी वो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि उठ जाओ नहीं लाठीचार्ज करेंगे। तब इन्होंने ये कहा कि लाठीचार्ज करो, बराबर में लाठियां पड़ेगी, ये आदमी मारकर लाठीचार्ज हम पे ही करोगे, आरोपियों को पकड़ो, दोषियों को अंदर डालो, हम तो पीड़ित हैं यहाँ। और लोकतंत्र हमें ये अधिकार देता है, संविधान हमें ये अधिकार देता है, बाबा साहब अम्बेडकर हमें अधिकार देते कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा बैठ कर हमारी बात रख सके वहाँ। उस समय भी ये फिर सीबीआई की जांच जब अल्टीमेटली इन्हें मिली, तब सब जाके संतुष्ट हुए कि निष्पक्ष जांच हो जाएगी, हमारा पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। और उसके बाद सब लोग जब संतुष्ट हुए, तो परिजन संतुष्ट हुए, तब सब लोग अपने घर गए। आज 11 साल बाद में आप सीबीआई की हत्या कर रहे हो, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, आप न्यायपालिका की हत्या कर रहे हो, तो जनता कहाँ जाएगी भाई साहब? क्या आप ये मानते हैं कि इसमें सीबीआई ने अपनी जो कार्रवाई है उसमें कमी रखी है, सरकार ने कुछ उसमें प्रेशर बनाया? हम तो सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहे हैं कि अगर ये मामला इतना हल्का था कि 40 के 40 आरोपियों को बरी कर दिया गया, तो पुलिस ने इस मुकदमे को क्यों दर्ज किया? क्यों उस टाइम पर चालान पेश किया कि साहब 302 का मामला है? तो हर जो जितने भी एक्सपेक्ट है सब पे सवाल नहीं उठ रहे, क्यों पुलिस ने 302 के मुकदमे दर्ज किए? क्यों सबको आरोपी बनाया? उस टाइम में बोलते साहब ये फर्जी मामला, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। ये कहा गया है कोर्ट के कि सबूतों के अभाव में इनको बरी किया गया है, तो क्या आपको लगता है? सबूतों के अभाव में नहीं, दबाव के आधार पर इन्हें बरी किया गया है। ये लोग अपनी बात नहीं उठा पाते, गांव में शोषित है ये, इनके पास अपना प्रतिनिधित्व नहीं है, और प्रतिनिधित्व जो है वो गुलाम बैठा है, कोई विधानसभा में, कोई संसद के अंदर। कौन बोला इतना बड़ा मामला हो जाए, इतना बड़ा मामला, और उसके बाद में विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठे? हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो एससी समाज से आते हैं, वो उसके बाद में रिजर्वेशन के आधार पर 54 और बैठे हैं अंदर, इनके वोटों से तो बैठे हैं। और बाद में मैं ये और पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे बड़ा समाज है दलित समाज, एससी समाज, एसटी समाज, इसके वोट लेकर ही तो ये सरकारें राज करती हैं, इसके वोट लेकर ही तो कांग्रेस राज में आई थी, इसके वोट लेकर ही तो बीजेपी राज में आती है। और उसके बाद में इनको ही तो इन्हें है ना, निर्लजता पूर्वक, इनको शर्म नहीं आ रही है ऐसे फैसले दिलवाने में? सरकार के हाथ में अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, ये कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि उसके जिले के अंदर ऐसे कौन से जघन्य अपराध हुए हैं जिनकी पैरवी किस हिसाब से चल रही है, उसकी मॉनिटरिंग करना, प्रोसिक्यूशन करना, और उसमें आप फेल हो गए। इस हिसाब जितनी हत्याएं हुई ना, उतने भी आरोपी सिद्ध नहीं कर पाए। 15 से पापा लगातार इस मुद्दे पर आपके लगे हुए हैं, लगातार उनका समर्थन में खड़े हैं, अब आप भी जुड़ गए, तो क्या एक और एक 11 बन के इस मजबूत पैरवी को आगे बढ़ाएंगे? 100%। वो तो पुरानी जनरेशन थी। मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करूंगा इस एजेंसी से कि ये ऐसे जब फैसले आने लगेंगे तो क्यों लोग न्यायपालिका पे, क्यों पुलिस पे, क्यों नेताओं पे भरोसा करेंगे भाई साहब? क्यों संसद पर, क्यों विधानसभा पे भरोसा करेंगे? डायरेक्ट फैसला लेंगे फिर लोग।
भाई ये तो हो ही गया कि हमारे आदमी मर गए, 11 साल बाद में भी हमें न्याय नहीं मिल सकता, तो हैंड टू हैंड फैसला करो फिर सामने वाले का। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपको लगता है अगर ये तुरंत फैसले वाली चीज अगर होती है तो नुकसान दोनों तरफ होगा? बिल्कुल होगा, लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ जाएगा। पर ये फिर लोगों की उम्मीद क्या रहेगी, आप मानो बताओ, कब तक दबाओगे किसी चीज को आप? अभी यहाँ पर आप लोग आए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। आज अगर प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की जाती है, सुनवाई होती है तो ठीक, अगर नहीं होती तो आगे की रणनीति किस तरह की प्लानिंग रहेगी आप लोग? इसमें टीमें बांटी जाएंगी, जो लीगल टीम है वो अपना काम करेगी और जो सामाजिक रूप से काम करने वाले लोग हैं वो अपना काम करेंगे। यहाँ अगर हमारी बातें मान ली जाती हैं, जो भी वहाँ बैठे हैं उसका मुझे मालूम नहीं है प्रतिनिधिमंडल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमारी जरूरत जहाँ पड़ेगी सड़क पर लड़ने की, तो हम लड़ेंगे, इस लड़ाई को लंबी लेके जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे राजेंद्र गुढ़ा के बेटे, जिनसे हमने बात की, जाना कि इस पूरे प्रकरण में वो भी यहाँ पर पीड़ित परिवार का साथ देने आए हैं और सरकार से और विपक्ष से लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ है और क्यों यहाँ पर समाज के लोगों का साथ देने के लिए या फिर समाज के ही प्रतिनिधि उनका साथ देने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ रौनक पारेख, पीके टाइम्स, जयपुर।